एशिया कप 2025 में हमारी टीम इंडिया ने अपने पहले ही मैच में जैसा सोचा था वैसा ही कमाल कर दिखाया। यूएई की युवा टीम के खिलाफ अपना जलवा दिखाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की। दरअसल 2-0 फॉर्मेट में बाकी बची गेंदों के हिसाब से टीम इंडिया की यह सबसे बड़ी जीत है। यह मैच 20 ओवर भी नहीं चला। पहले हमारे गेंदबाजों ने 13.1 ओवर में ही पूरी टीम को आउट कर दिया और फिर चेस को बिजली की रफ्तार से 4.3 ओवर में ही खत्म कर दिया। कुल मिलाकर इस मैच में सिर्फ 106 गेंदें फेंकी गईं, यानी दोनों टीमों के गेंदबाजों ने मिलकर केवल 106 गेंदें डाली। 40 ओवर का मैच 20 ओवर भी नहीं चला। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी टीम इंडिया ने इस मैच में किस हद तक दबदबा बनाए रखा। हालांकि इस मैच के लिए टीम इंडिया का टीम चयन काफी दिलचस्प रहा। खास तौर पर टीम में ऐसे 2 खिलाड़ी भी शामिल किए गए जिनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल माना जा रहा था। इसके पीछे एक साफ रणनीति नजर आ रही है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले इस मैच की कुछ खास और अजीब बातों को देखते हैं। टॉस जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक पहले फील्डिंग चुनी। यह टॉस जीतना टीम इंडिया के लिए बहुत अहम था क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि वे लगातार टॉस हार रहे थे। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड में हुई वनडे सीरीज के बाद से वे लगातार टॉस हार रहे थे, लेकिन आखिरकार आज यह सिलसिला खत्म हुआ। टीम इंडिया के 2-0 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत लिया, लेकिन जैसे ही हमारे खिलाड़ियों ने फील्डिंग चुनी यह साफ हो गया कि मैच ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर वे पहले बल्लेबाजी करते तो शायद हम एक बड़ा स्कोर देख सकते थे, लेकिन जब उन्होंने पहले फील्डिंग ली तो इसका मतलब था कि यूएई की टीम बहुत जल्दी आउट हो जाएगी। हालांकि शुरुआत में उन्हें एक अच्छी शुरुआत मिली। उन्होंने पहले विकेट के लिए 26 रन जोड़े। खास तौर पर सलामी बल्लेबाज शरीफ ने अच्छे इरादे से बल्लेबाजी की और 17 गेंदों में 22 रन बनाए। पहले 3 ओवर देखने के बाद लगा कि यूएई की टीम कुछ हद तक मुकाबला देगी, लेकिन जैसे ही बुमराह ने अपनी शानदार यॉर्कर से शरीफ का विकेट लिया उनका पतन शुरू हो गया। पावर प्ले में यूएई की टीम ने 41 रन बनाए, लेकिन 2 विकेट भी खो दिए। इसके बाद जब कुलदीप यादव आए तो मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 3 विकेट लिए, जिससे यूएई की टीम पूरी तरह से ढह गई। उन्हें वापसी करने का कोई मौका नहीं मिला। एक और चौंकाने वाली बात शिवम दुबे की गेंदबाजी थी। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही, लेकिन शिवम दुबे ने बीच के ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने अकेले ही 3 विकेट लिए। इस तरह कुलदीप यादव और दुबे ने मिलकर यूएई की टीम को बहुत जल्दी आउट कर दिया। यूएई ने अपने आखिरी 8 विकेट 10 रन के भीतर ही गंवा दिए। उन्होंने कोई बहुत मुश्किल या धमाकेदार गेंदबाजी नहीं की। उन्होंने बहुत साधारण गेंदबाजी की और बस बेसिक्स को फॉलो किया। खासकर स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने अपनी विविधताओं से कमाल कर दिया। इसके अलावा अक्षर पटेल, दुबे, बुमराह सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। गेंदबाजी में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव ने केवल 7 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। बुमराह, अक्षर और वरुण ने एक विकेट लिया, लेकिन शिवम दुबे के दूसरे ओवर में एक दिलचस्प घटना हुई। यूएई के नंबर 10 के बल्लेबाज जनेद स्टंप आउट हो गए, लेकिन तीसरे अंपायर के आउट देने के बाद भी हमारे खिलाड़ियों ने अपनी अपील वापस ले ली। इसके बाद वह अपनी बल्लेबाजी जारी रख सके। दरअसल जब शिवम दुबे गेंद फेंक रहे थे तो रनअप में उनका तौलिया नीचे गिर गया। यह ठीक उसी समय हुआ जब वह अंपायर के बहुत करीब थे। ऐसे समय में बल्लेबाज का ध्यान भटक सकता है, लेकिन जनेद ने शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि दुबे की शॉट बॉल को वह पूरी तरह से मिस कर गए और हल्के से क्रीज से बाहर आ गए। इसी दौरान संजू सैमसन ने गेंद को विकेट पर थ्रो करके उन्हें आउट कर दिया और वह साफ तौर पर आउट थे, लेकिन उस समय बल्लेबाज काफी भ्रम में था। जैसे ही गेंद उनके पास से गुजरी उन्होंने तौलिए की ओर इशारा करते हुए दुबे को कुछ कहा। इससे बल्लेबाज को लगा कि जैसे ही तौलिया गिरा
गेंद डेड हो गई थी। जब तीसरे अंपायर इसे चेक कर रहे थे तो शायद बल्लेबाज ने सूर्य कुमार यादव से कहा कि वह सोच रहा था कि तौलिया गिरने से गेंद डेड हो गई है और इसी वजह से वह क्रीज में नहीं था। हो सकता है कि हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्थिति को समझकर अपील वापस ले ली हो। जो भी हो, सूर्य कुमार के इस काम की कई लोग तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत प्रशंसा हो रही है। खैर, हमारे खिलाड़ियों ने जनेद को एक और मौका दिया, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट खो दिया। दरअसल हमने यूएई के बल्लेबाजों से आक्रामक बल्लेबाजी देखी। वे रन बनाने के इरादे से ही क्रीज पर आए थे और इसी कोशिश में कुछ बल्लेबाज बड़े शॉट खेलते हुए आउट हो गए। अगर यूएई की टीम थोड़ा रक्षात्मक होकर खेलती तो शायद वे 20 ओवर तक टिक पाते, लेकिन जब उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया तो वे केवल 57 रन पर ही ऑल आउट हो गए और वह भी सिर्फ 13.1 ओवर में। यह यूएई के लिए 2-0 फॉर्मेट में उनका सबसे छोटा स्कोर है और टीम इंडिया ने भी पहली बार किसी विपक्षी टीम को इतने कम स्कोर पर ऑल आउट किया। इसके बाद हमारी बल्लेबाजी बहुत ही सहज रही। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया। वह टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा, जायसवाल और सैमसन यह कारनामा कर चुके हैं। इसके बाद हमारे खिलाड़ियों की रन बनाने की रफ्तार कहीं नहीं रुकी। अभिषेक शर्मा ने हर गेंद को हिट करने की कोशिश की और 16 गेंदों में 30 रन बना दिए। शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और केवल 9 गेंदों में 20 रन बनाए। अभिषेक के आउट होने के बाद हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया। इस तरह उन्होंने चेस को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारे खिलाड़ियों ने सिर्फ 4 चौके लगाए, लेकिन 6 छक्के जड़े। तीनों बल्लेबाजों ने बहुत ही स्टाइलिश तरीके से छक्के लगाए। उम्मीद के मुताबिक चेस बहुत जल्दी खत्म हो गया। 93 गेंदें बाकी रहते हुए टीम इंडिया ने मैच जीत लिया। 2-0 फॉर्मेट में बाकी बची गेंदों के मामले में टीम इंडिया की यह सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में टीम इंडिया ने अपना पूरा दबदबा दिखाते हुए एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। टीम चयन की बात करें तो हमारे खिलाड़ियों ने संजू सैमसन को एक नई भूमिका दी है। उन्हें इस मैच में मिडिल ऑर्डर में चुना गया था और 5वें नंबर पर उतारा गया। हमने संजू सैमसन के बल्ले से तब ज्यादा रन देखे हैं जब वह टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन शुभमन गिल के वापस आने के बाद उन्हें टॉप ऑर्डर में खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उन्हें मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया। यह संजू सैमसन और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि टीम में न होने से बेहतर है कि किसी भी पोजीशन में खेलना। ऐसा लगता है कि संजू इसके लिए पहले से ही तैयार थे। हमने हाल ही में उन्हें केरल 2-0 लीग में भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते देखा था। वह 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, इसलिए संजू सैमसन पहले से ही मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए तैयार थे और शायद यह संवाद उनके बीच हो चुका होगा कि अगर आप मुझे ओपनर के रूप में नहीं खिला सकते तो मैं मिडिल ऑर्डर में भी खेलने के लिए तैयार हूं। हालांकि जैसा कि पहले बताया गया था, उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कीपिंग बहुत अच्छी की, खासकर स्टंपिंग के मामले में। अगर उन्होंने अपील वापस नहीं ली होती तो भी वह एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली स्टंपिंग थी। तो संजू सैमसन को भले ही बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कीपिंग में कमाल कर दिया। 2 और दिलचस्प बदलाव थे। अर्शदीप सिंह को बाहर करना। इस बदलाव की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि हम सभी को लग रहा था कि अर्शदीप सिंह खेलेंगे। वह इस समय 2-0 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अगर वह एक और विकेट लेते हैं तो वह टीम इंडिया के लिए 100 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे, लेकिन इस मैच में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। यह साफ है कि उन्हें टीम कॉम्बिनेशन के लिए बाहर किया गया। इसका मतलब है कि हमारे खिलाड़ियों ने फैसला किया है कि कुछ पिचों पर 3 स्पिनरों को खिलाना है, इसलिए कुलदीप यादव को टीम में जगह देने के लिए अर्शदीप सिंह को बाहर करना पड़ा। यह अर्शदीप सिंह के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी एक मैच
मैच खेलने का मौका नहीं मिला था और अब उन्हें उनके सबसे मजबूत फॉर्मेट 2-0 में भी मौका नहीं मिल रहा है। अर्शदीप सिंह के नजरिए से देखें तो वह बहुत अनलकी हैं, लेकिन टीम इंडिया के नजरिए से देखें तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। खासकर गौतम गंभीर एक बार फिर ऑलराउंडरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे शिवम दुबे को एक प्रॉपर और सच्चा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारे पास बुमराह, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के रूप में 3 पेस गेंदबाज होंगे जो मिलकर 10 ओवर फेंक सकते हैं और बाकी 10 ओवर 3 स्पिनर संभालेंगे। यह कॉम्बिनेशन खासकर धीमी पिचों पर बहुत अच्छा काम करेगा। अगर पेस बॉलिंग के अनुकूल विकेट मिलते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से एक अतिरिक्त पेसर को लेना होगा, यानी कुलदीप को बाहर करके अर्शदीप सिंह को लाना होगा। लेकिन एशिया कप और 2-0 वर्ल्ड कप दोनों ही उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में होने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमें ज्यादातर धीमी पिचें मिलेंगी। इससे हमारे खिलाड़ियों के पास यही कॉम्बिनेशन बनाए रखने के ज्यादा मौके होंगे। अगर वे शिवम दुबे की गेंदबाजी को बेहतर कर पाते हैं तो वह हमारे लिए तीसरे पेस बॉलिंग विकल्प बन जाएंगे। इससे हमें वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ कुलदीप को भी खिलाने का भरपूर मौका मिलेगा। टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से यह योजना काफी अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी जोखिम भरी भी है, क्योंकि एकमात्र असली पेस गेंदबाज बुमराह ही रहेंगे। इसलिए उनके 4 ओवरों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा और अगर हार्दिक और शिवम दुबे दोनों फेल हो जाते हैं तो टीम इंडिया मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन धीमी पिचों पर यह कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा, क्योंकि शिवम जैसी धीमी पिचों पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब यह देखना होगा कि हमारी टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाती है या नहीं।